हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंशिका एंड आज हम फिर सर के साथ बैठे हुए हैं। डिबेट लेके आए हैं, वीकेंडली डिबेट जो हम हर सप्ताह करते हैं। ओके, सो आज भी हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह सर से पूछेंगे एंड ट्राई टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द real definitions or criteria among the our generation, नेक्स्ट जनरेशन कैन कम। सो इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे और सर से बहुत कुछ जानना है आज। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या नया साम्राज्यवाद पूरी दुनिया को आग में झोंक देगा? कम से कम धरती के बारे में सोचिए। ये ग्रह बचा रहेगा तभी तो जीवन संभव है। If the planet will exist, so the generation can exist. No, so हम खुली हवा में सांस लेते हैं ऑलरेडी कि क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो अर्ली जनरेशन थी जी, तो उन्होंने हमें ये उपहार दिया है एक प्रकार से, अ प्लेजेंट गिफ्ट बाय अवर गार्जियंस, जो आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो सर, क्या इस पे ये क्वेश्चन नहीं उठता है कि आगे चल के आज जो रिसोर्सेस का यूज हो रहा है, आज जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट इंक्रीज हो रहा है, बट उससे काफी हार्मफुल चीजें भी हो रही, तो क्या हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, क्या हम उन्हें ये उपहार में दे पाएंगे? धन्यवाद जी सर। देखिए, है क्या कि जैसे आपने जो प्रश्न किया है और उस पर हम लोग बात करें जी, थोड़ा सा इस प्रश्न में जो इतिहास के फैक्ट छुपे हुए हैं जी, और हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे की ओर झांके अगर चलकर, तो हमें इतिहास में दो क्रांतियों को पहले समझना पड़ेगा। या एक वो क्रांति जिसे कहते हैं कृषि क्रांति, और जो लगभग आज से 12,000 साल पहले हुई थी, और दूसरी क्रांति है वैज्ञानिक क्रांति, जिसे बमुश्किल से 400-500 साल ही हुए हैं। मतलब 500 साल भी हम ले लें तो वैज्ञानिक क्रांति 500 साल पहले हुई। और अगर हम बात करें इंसान की, खासकर होमोसेपियंस की, होमोसेपियंस जिसमें तुम्हारी गणना होती है, जी जी, होमोसेपियंस में अगर हम आदिम होमोसेपियंस की बात करें तो उसका इतिहास 70,000 साल पुराना मिलता है। और अगर हम आधुनिक होमोसेपियंस की बात करें, जिसे बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है जी, उसका इतिहास 15,000 साल पुराना है। तो जो आदिम होमोसेपियंस था जी, आदिम होमोसेपियंस ने अपने पेट की भूख शांत करने के लिए, शिकार करने के लिए नुकीले चकमक पत्थरों का प्रयोग किया, उसने निर्माण किया जी। और आधुनिक अगर होमोसेपियंस की बात करें, जिसे बुद्धिमान होमोसेपियंस भी कहा जाता है जी, तो उसने अपने पेट की भूख शांत करने के लिए ऊर्जा, गैस, तेल, संसाधन, प्रकृति का दोहन करने के लिए बड़े बड़े हथियार, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर के परमाणु आयुध तक शामिल हैं, का निर्माण कर लिया ताकि दुनिया को नियंत्रित किया जा सके। आदिम होमोसेपियंस ने जानवरों का शिकार करने के लिए या जानवरों को नियंत्रित करने के लिए लाठी डंडों का प्रयोग किया था। और आधुनिक होमोसेपियंस ने तो बैलिस्टिक मिसाइलों का निर्माण कर लिया। जो आदिम होमोसेपियंस था जी, ये अपने पेट की भूख शांत करने के लिए भोजन पानी की तलाश में जंगल तक जंगल भटकता था। और आधुनिक जो होमोसेपियंस है ये अपनी भूख शांत करने के लिए पीठ पर मिसाइलें बांधकर संसाधनों की खोज में दुनिया को तबाह करने के लिए निकल पड़ा। जी।
तो आज अगर बात करें हम लोग विकास की बात करें, जी। क्योंकि जो पिछले 70,000 साल का आदिम होमो सेपियंस से लेकर के इतिहास है, उस विकास के दौर में जैसे हमने कृषि क्रांति की बात करी, जी। तो मनुष्य ने केवल अपना भोजन संग्रह करने के लिए प्रयत्न किया, जी। भूख और पीड़ा को उसने सहन किया, उस पर नियंत्रण स्थापित किया। जी। लेकिन आज तो विकास के पैमाने बदल गए हैं पूरी तरीके से। आज भूख और पीड़ा का कोई मतलब ही नहीं है। भाई आज जैसे कि आधुनिक होमो सेपियंस ने, मैंने कहा कि दुनिया को नियंत्रित करने के लिए अपनी पीठ पर बैलिस्टिक मिसाइलें बांध करके वो निकल पड़ा है। उसको भूख, पीड़ा और संवेदनाओं से कोई मतलब नहीं है। वो तो तेल, गैस, ऊर्जा और इन संसाधनों की खोज में दुनिया को नियंत्रित करने के लिए निकल पड़ा है। भाई अगर उसे इंसान की भूख, पीड़ा और संवेदनाओं से कुछ मतलब होता तो जैसा कि अभी ईरान में हो रहा है, जी, यूक्रेन में हो रहा है, जी, फिलिस्तीन में हो रहा है, इससे पहले इराक में होगा, लीबिया में होगा, सीरिया में होगा, अफ्रीकी महाद्वीप के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पे लोग भूख और पीड़ा से ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। अगर दुनिया उनके प्रति संवेदनशील होती तो उसके लिए विकास के मायने कुछ और होते। जी। लेकिन आज तो विकास के मायने पूरी तरीके से बदल गए। आज तो विकास के मायने ये हैं कि धरती का सीना चीर करके हम बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, बड़े बड़े औद्योगिक घराने, बड़े बड़े उद्योग खड़े कर रहे हैं, जंगलों को साफ किया जा रहा है, उनकी जगह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पिछले 500 साल में जब से वैज्ञानिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक क्रांति के दौर से लेकर के आज के दौर को अगर हम देखें तो पूरी तरीके से विकास के पैमाने बदले हुए। और आज जैसे कि आपने जो प्रश्न किया है, जी, आज जो नया पूंजीवादी पंथ साम्राज्यवाद के रूप में उठ खड़ा हुआ है, जी, इसने प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन किया, इतना ज्यादा शोषण किया कि आज प्रकृति भी उसके शोषण से करा रही है। और हमें सोचते हैं कि प्रकृति के खिलाफ जंग लड़ करके हम जीत जाएंगे, जबकि प्रकृति के खिलाफ जंग लड़के एक प्रकार से इंसान को, अपने आप को आग में झोंकने के समान है। जी बिल्कुल। प्रकृति के खिलाफ हम जंग लड़ करके जीत नहीं पाएंगे कभी भी। लेकिन फिर भी हम प्रकृति के खिलाफ में ही काम कर रहे हैं। एक समय था जब हमारे पास में आग जैसी मूलभूत वस्तु भी नहीं हुआ करती, जी, तब भी मनुष्य का जीवन बचा हुआ था। लेकिन आज हमारे पास तो सुख सुविधा की सारी वस्तुएं हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान के दम पर आज इंसान ने सुई से लेकर के हवाई जहाज तक का निर्माण कर लिया। जी, एक समय था कि आदिम होमो सेपियंस जब भोजन की तलाश में निकलता था और जंगल दर जंगल पैदल चल करके मीलों लंबी यात्रा तय करता था, लेकिन आज आधुनिक होमो सेपियंस ने तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज बना लिए। तो देखिए कितना विकास हुआ है आज कि सुई से लेकर के हवाई जहाज तक हमारे पास में है, बैलिस्टिक मिसाइलों से लेकर के एटम बम, परमाणु बम जैसे हथियार हमारे पास में है। लेकिन इतना विकास करने के बावजूद इंसान ने आज पिछले 500 साल में ही केवल इंसान ने आज अपनी सुख सुविधा की सारी चीजें जुटा ली। लेकिन इतना विकास करने के बावजूद भी क्या हम इंसान के जीवन से दुख, कष्ट, पीड़ा और संताप को कम कर पाए हैं? नहीं। पिछले 12,000 साल में जब से कृषि क्रांति हुई थी, दुनिया में इतना दुख, कष्ट, पीड़ा और संताप नहीं था जितना पिछले 500 साल में बढ़ा है। इसका रेशियो आज कम नहीं हुआ है, बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया। पहले क्या होता था? पहले सूर्योदय होता था और सूर्योदय के बाद हम काम शुरू करते थे, जी, और सूर्यास्त के बाद काम बंद करते थे और चैन की नींद सोते थे। लेकिन आज जिस प्रकार से पूंजीवाद बढ़ा,
जी पूंजीवाद से बाजारवाद बढ़ा, बाजारवाद से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रतिस्पर्धा से जिस प्रकार से संसाधनों की आपाधापी बढ़ी, जिस प्रकार से मनुष्य का सुख चैन गायब होता चला जा रहा है, जी एक प्रकार से आप देखेंगे कि इस आपाधापी में इंसान का पूरी तरीके से जो सुख चैन था वो पूरी तरीके से गायब होता चला जा रहा है उसके जीवन से। उसके जीवन से शांति की मात्रा लगातार कमजोर होती चली जा रही है, सुख लगातार गायब होता चला जा रहा है। एक समय था, क्योंकि आज देखिए, आज क्या है कि आज इंसानों का, भाई आज हम मशीनी युग में रह रहे हैं ना, और आज हमारा मशीनों से ज्यादा लगाव हो गया है। एक समय था जब डाकिया हमारे घर पर चिट्ठी लाता था और घर पर दस्तक देता था तो हम खुशी से उछल पड़ते थे। और आज इस मशीनी युग में हमारे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में हजारों मैसेज रोज इधर से उधर होते रहते हैं जी। कभी कभी हमें झल्ला करके उस मैसेज बॉक्स को डिलीट करना पड़ता है या ब्लॉक करना पड़ता है। तो आज वो खुशी कहाँ है, जो खुशी एक डाकिया जब चिट्ठी लेकर के आता था और हम खुशी से उछल पड़ते थे, आज वो खुशी कहाँ। आज हम मैसेज बॉक्स को डिलीट मार देते हैं जी, झल्ला पड़ते हैं, कभी कभी इतनी मैसेजों की क्या नाम जो है बारिश हो जाती है हमारे मोबाइल पर। तो आज कहीं ना कहीं हम मशीनी युग में रह रहे हैं और मशीनों से हमारा लगाव बढ़ गया है, जबकि इंसानों से जो भावनात्मक लगाव था वो कमजोर होता चला जा रहा है। प्रकृति से हमारा लगाव कहीं ना कहीं कमजोर होता चला जा रहा है। पहले हमारा प्रकृति से ज्यादा लगाव था, इंसानों से ज्यादा लगाव था। आज प्रकृति से लगाव कमजोर हो गया है, आज हमारा इंसानों से लगाव कमजोर हो गया है, हमारा मशीनों से लगाव बढ़ गया है। और फिर आज के समय की समस्या देख लीजिए जी, टेंशन, हाइपर टेंशन, डिप्रेशन और साथ जैसी बीमारियां जिस तरीके से पूरी दुनिया में बढ़ रही हैं। Yeah, we can take also a live example of some of the restaurants have the robotic waiters, robotic. I mean, they made a bill, they serve food to you, they also take orders from you. Only the robots, no servants are working there. Yes, definitely. Now we are living example. the technological era. Yeah. भाई आज हम लोग एक जो पूरा टेक्नोलॉजी है, पूरा मशीनरी है, मशीनी युग में प्रवेश कर गए हैं और मशीनों से हमारा लगाव बढ़ गया है। अभी एआई के ऊपर अभी क्या नाम एक कन्वेंशन हुआ था जी, जिसमें कहा गया कि आने वाले समय में इस एआई की वजह से करोड़ों युवा दुनिया में क्या नाम जो है बेरोजगार होंगे। of course. तो एक प्रकार से देखिए है क्या कि पहले हमारा इंसानों से भावनात्मक लगाव था, इस प्रकृति से भी भावनात्मक लगाव था। आज कहीं ना कहीं वो रिश्ता कमजोर पड़ता चला जा रहा है। जी, आज से 400 साल पहले ही विज्ञान आया। 400-500 साल की हमने यात्रा बताई कि 400-500 साल पहले ही हमने वैज्ञानिक युग में प्रवेश किया जी। जबकि इससे पहले के समय में अगर आप जाएंगे तो हमारा और प्रकृति के बीच में एक अच्छा रिश्ता कायम था। हमारा और प्रकृति के बीच में एक बड़ा ही मतलब प्रेम का और बड़ा ही सम्मानजनक, बड़ा ही आदरपूर्वक रिश्ता कायम था। प्रकृति को हम माँ बाप की तरह पूछते थे, उसका देवताओं की तरह आदर करते थे। सूर्य को हम दादा कहते थे, चंद्रमा को हम मामा कहते थे, धरती को हम माता कहते थे, जल देवता, वायु देवता, समुद्र राज, पर्वत राज। तो हमारा और प्रकृति के बीच में ही बड़ा अनोखा रिश्ता था, बड़ा प्रेम का रिश्ता था। प्रकृति को हम पालनहार मानते थे कि प्रकृति हमारी पालनहार है और हम उसके पूजक हैं, हम उसकी देवता की तरह पूजा करते थे। लेकिन जब से विज्ञान आया, तर्क आया, प्रकृति के रहस्यों से जैसे जैसे धीरे धीरे करके पर्दा उठना शुरू होगा, जैसे जैसे विज्ञान ने प्रकृति के रहस्य खोलना शुरू किए, हमारा और प्रकृति के बीच का रिश्ता ही बदल गया पूरी तरीके से। प्रकृति से पूरी तरीके से मोह भंग हो गया हमारा। और जैसे जैसे प्रकृति के रहस्य खुले, जैसे जैसे हमने ये जाना कि वर्षा क्यों होती है, बाढ़ क्यों आती है, भूकंप क्यों आते हैं, वैसे वैसे पूरी तरीके से प्रकृति और इंसान के रिश्ते, एक प्रकार से जो पहले प्रेम का रिश्ता बना हुआ था, वो रिश्ता कहीं ना कहीं आज समाप्त हो गया। एक समय था जब प्रकृति ऊपर थी और हम नीचे थे, प्रकृति हमारी मालिक थी और हम उसके दास थे। और आज
आज हम मालिक बन गए और प्रकृति हमारी दास बन दास गई। हो गई, गुलाम हो गई प्रकृति आज हमारी। जी, और जो गुलाम होगा उसका शोषण कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। ज्यादा होगा। तो प्रकृति को आज हमने गुलाम बना लिया हम्म, और प्राकृतिक संसाधनों का आज जम करके दोहन कर रहे हैं, जम करके उसका शोषण करने में लगे हुए। भाई सारी लग्जरियस जो आती है हमारे पास वो कहां से आती है? वो प्राकृतिक संसाधनों से तो आती है। हम्म, और फिर मैंने कहा कि आज जो नया हमें पूंजीवादी पंथ दिखाई दे रहा है, जो एक प्रकार से नव साम्राज्यवाद के रूप में उठ खड़ा हुआ है, इसने अपनी पीठ पर बैलिस्टिक मिसाइलें बांध ली और दुनिया के देशों में जो संसाधन है वहां कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। एक समय आदम होमोसेपियंस जो था वो जो है जंगल दर जंगल भटकता था, क्या नाम, अपने खाद्य पानी भोजन की तलाश में। लेकिन आज का जो मानव है ये जो है शहरों को, शहर दर शहर, राज्य दर राज्य जो है अपने राज्य की सीमा को पार करके, लांग करके दूसरों को नियंत्रित करने में लगा हुआ है। और खेल सिर्फ वही है, संसाधनों पर कब्जा करने का, वाह, प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का, उसका शोषण करने का। तो आज जमकर के प्रकृति का शोषण हो रहा है जी। और प्रकृति के बीच में, हमारा और प्रकृति के बीच में जो पहले रिश्ता था वो रिश्ता पूरी तरीके से बदल गया है। एक समय हम उसका, जैसे हमने कहा कि सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हम उसका नाम लेते थे। आज वो रिश्ता खत्म हो गया। जब से वैज्ञानिक क्रांति हुई है, वैज्ञानिक क्रांति ने रिश्तों को पूरी तरीके से बदल दिया है। या आज तो वो केवल हमारे एक शोषण का साधन मात्र बन करके रह गई है। There is a quote also from Mahatma Gandhi that nature can fulfill thousands of people's need, but cannot fulfill a single people's greed. greed. भाई बिल्कुल सही है कि ये प्रकृति दुनिया के सारे लोगों की जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन दुनिया के किसी एक भी सिंगल व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, इस धरती के पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं। और आज लालच बढ़ रहा है। भाई लालच की कोई सीमा तो होती नहीं जी, है ना। जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन लालच तो असीमित होता है। लालच की कौन कोई सीमा होती? डिजायर्स कैन नॉट बी एंडेड। पहले का इंसान अपना पेट भरता था, जो आदिम होमोसेपियंस था, और बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ देता था जी। लेकिन आज का इंसान केवल अपना पेट नहीं भरता है, बल्कि संग्रह करता है, कि आने वाली पीढ़ी के लिए संग्रह कर रहे, और लंबे मतलब कई जनरेशन के लिए संग्रह करने के बारे में वो जो है सोचता है। ऑब्वियसली, क्योंकि आज जिस तरीके से ये सब चल रहा है तो लगता ही नहीं है सर कि आगे फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन आने वाली है उसको ये सारी चीजें भी मिलेंगी। खुली हवा में हम सांस तभी ले पाएंगे जब हम इस धरती के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखेंगे। ऑब्वियसली आज आप देखती हैं कि किस प्रकार से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो वाटर लेवल है डाउन टू अर्थ चला जा रहा है। वहां पर हमने जंगलों को साफ करके बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां खड़ी कर दी, बड़े बड़े शहर बसा दिए हमने, है ना, बड़े बड़े उद्योग खड़े कर दिए हमने, धरती का सीना चीर करके हम जो है ये सब काम करते चले जा रहे हैं, फ्यूल्स निकाल रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। तो आज जिस प्रकार से भाई प्रकृति का दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का जिस प्रकार से क्षरण हो रहा है, उसी वजह से आज ये सारी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं। और ये समस्या कोई ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर राज्य के लिए हो या किसी देश के लिए हो, नहीं, ये पूरा और इस ग्रह के लिए समस्या है। जिस ग्रह पर ये पूरी दुनिया जो है निवास करती है, उस पूरे ग्रह के लिए समस्या है। और अगर इसी तरीके से ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में एक दिन मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। भाई हम प्राकृतिक जो प्रकोप होता है ना, उसको रोकने में सक्षम नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि भूकंप आए हो तो हम भूकंप को रोक दे, ऊपर से आसमानी बिजली गिरे हम उसको गिरने से रोक दे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से प्रकृति के विरुद्ध लड़ना, अपने आप को आग में झोंकना या अपने विनाश का रास्ता खुद तय करने के समान है। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर फॉर योर आंसर। नाउ मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि नए पूंजीवाद से ग्रह को खतरा है, लेकिन आज जो हिंसक युद्ध बढ़ रहे हैं
चाहे वो अमेरिका ईरान का हो, रूस यूक्रेन का हो, यहाँ आप ऐसे साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का गठजोड़ देखते हैं और इनसे सिर्फ विश्व शांति अ, को कैसे खतरा है, मतलब इन चीजों से विश्व की जो शांति है, पीस है, इसको कैसे खतरा है। इस पे सर आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? है क्या कि नया जो साम्राज्यवाद है जी। ना, जिसको आज के समय में हम पूंजीवाद कह ले। देखिए, लेनिन ने एक पुस्तक लिखी थी, मैं आपको बताऊं, लेनिन ने एक पुस्तक लिखी थी, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। ओके। लेनिन ए रूस की क्रांति के अगुआ थे। तो देखिए, एक दौर था जब पूरी धरती पर ही एक प्रकार से साम्राज्यवाद कायम था और एक छोटे से देश ब्रिटेन का इस पूरी धरती पर साम्राज्य कायम था, मतलब उसका एकाधिकार कायम था। जी। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते आज तो साम्राज्यवाद का वो दौर खत्म हो गया। लेकिन आज पूंजीवाद जो बढ़ रहा है, पूंजीवाद ने एक प्रकार से नव साम्राज्यवाद की दस्तक फिर से दे दी जी। आज पूंजीवाद के रूप में नव साम्राज्यवाद कहीं ना कहीं आहट दे रहा है। भाई, आज जो पूंजीपति हैं, जी। पूंजीपति अपना फायदा नफा नुकसान देखकर ही नीतियां तय करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अमेरिका में मिस्टर ट्रंप वापस सत्ता में आए हैं, जी। इसके पीछे पूंजीपतियों ने दांव लगाया है, इसके पीछे पूंजीपतियों ने पूंजी लगाई है ताकि ट्रंप को वापस सत्ता में बिठाया जा सके। क्योंकि ट्रंप खुद एक व्यापारी आदमी है, खुद एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन या एक व्यापारी क्या चाहेगा? हमारा मुनाफा हो, ओनली प्रॉफिट, है ना। भाई, जैसे एक वकील है, एक एडवोकेट है जी, उसका मुनाफा किस पर टिका हुआ है? उसका मुनाफा इस बात पर टिका हुआ है कि समाज में जितना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होगा उतना ज्यादा उसका मुनाफा बनेगा। डॉक्टर का मुनाफा इस बात पर टिका हुआ है कि समाज में जितने ज्यादा लोग बीमार होंगे डॉक्टर का उतना ज्यादा मुनाफा बनेगा। तो पूंजीपतियों का मुनाफा किस बात पर टिका हुआ है? पूंजीपतियों का मुनाफा टिका हुआ है इस बात पर कि भाई किस प्रकार से ऐसी नीतियां बनाई जाए, ऐसे जो है लोगों को सत्ता में लाया जाए जिससे उन्हें फायदा हो। आज मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जी, आज अमेरिका दुनिया के 40% हथियारों का निर्माण करता है। और हथियारों का निर्माण जो अमेरिका करता है, वहां पर हथियारों का निर्माण करने वाली जो कंपनियां हैं जी, तो वो कंपनियां क्या चाहेंगी कि दुनिया में शांति स्थापित हो जाए? भाई, हथियार निर्माण करने वाली कंपनियां जिन्होंने मिस्टर ट्रंप के पीछे दांव लगाया है जी, वो तो चाहते हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं हिंसक युद्ध होते रहे, कहीं ना कोई जंग चलती रहे, या कहीं भाई अमेरिका के पास में ये जो हथियार बनाने वाली कंपनी है उनकी एक पूरी एक लॉबी है जो दुनिया पर ये नजर रखती है कि कहां जंग हो सकती है और कहां जंग नहीं हो सकती है, कहां जंग कराई जा सकती है। क्योंकि उनका मुनाफा ही इस बात पर टिका हुआ है कि कैसे जंग हो, कैसे जंग करवाई जाए, कैसे जंग भड़काई जाए। आज वही हथियार निर्माण करने वाली अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान को भी हथियार बेचती हैं और हिंदुस्तान को भी हथियार बेचती हैं। और ये हम लोग, ये सारी चीजें हम लोग अपनी आंखों के सामने दिख रहे हैं कि देखिए ऐसा हो रहा है। तो आज वही जैसे अमेरिका, तो हथियार बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो तो चाहती हैं कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई युद्ध होता रहे, क्योंकि जब युद्ध होगा तभी तो उनके हथियार बिकेंगे ऑब्वियसली। और आज अमेरिका उसी चीज की टेस्टिंग ईरान में कर रहा है, रूस यूक्रेन में कर रहा है, इजराइल फिलिस्तीन में कर रहा है। वैसे इजराइल तो अन्य अरब मुल्कों में करता ही रहता है। तो एक प्रकार से जो नव साम्राज्यवाद है, नव साम्राज्यवाद या जिसे हम पूंजीवादी पंथ कह सकते हैं आज के समय में, उसका तो मुनाफा ही इस बात पर टिका हुआ है कि कैसे दुनिया में ज्यादा से ज्यादा जंग बोले ना, और इससे केवल वैश्विक शांति को ही खतरा नहीं बल्कि इस पूरे ग्रह को, इस पूरी मानव सभ्यता को भी खतरा है।
तो जैसे जैसे पूंजीवादी पंथ आगे बढ़ेगा Yeah. वैसे वैसे आप देखना कि किस तरीके से जो है दुनिया में They also have idea about that, but the only thinking is that understanding their only agenda just to make their profit. भाई अब प्रॉफिट भी तो उनका तभी बनेगा ना जब ज्यादा से ज्यादा राज्य उनके देश Yeah. उनके कब्जे में होंगे, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस उनके उनका पास तो होंगे। यही कहाँ से एजेंडा बनाएंगे? होता है कि भाई उनको अपना प्रॉफिट बनाना है, किसी भी देश में हो वो उन्हें तो अपने हथियार देके वहां से प्रॉफिट निकालना है बस। फिर आप किससे युद्ध लड़ते हैं वो उनका मैटर नहीं है भाई उनका काम ही है। मैंने क्या कहा कि उनके पास तो पूरी एक लॉबी है जी। जो दुनिया पे वाच रखती, मतलब दुनिया को वाच करती है, एक प्रकार से दुनिया के ऊपर निगाह रखती है कि कहाँ युद्ध भड़काया जा सकता है जी। भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध, जंग के आसार ज्यादा रह सकते हैं। भारत और चाइना के बीच में जंग के आसार ज्यादा रह सकते हैं। तो या तो यहाँ पर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। वही क्या नाम जो है लॉबी पाकिस्तान को भड़का देगी, वही आकर के हिंदुस्तान को भड़का देगी। और ये आज तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना जी। वही पाकिस्तान को हथियार बेच रहे, वही हिंदुस्तान को हथियार बेच रहे। तो आने वाले कुल मिलाकर के जिस प्रकार से पूंजीवादी पंथ जो आगे बढ़ रहा है, इससे आगे आने वाले समय में सिर्फ वैश्विक शांति को ही खतरा नहीं है, बल्कि इस पूरी ग्रह को खतरा है, इस पूरे मानवता को खतरा है। Okay. Thank you so much, sir, for your second answer and a grateful debate with sir. हम लोग फिर एक नई टॉपिक के साथ आएंगे. So guys, please watch our videos. If you like concepts, please share to other peoples and keep supporting to our videos. Thank you everyone and take care.